एरोमेटिसिटी, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो पिछली वीडियो हमने देखा था, उसका क्राइटेरिया होता है साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन और हकेल रूल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जैसे कि मैं पिछली वीडियो की बात करूँ तो साइक्लिक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक क्या होता है। अगर किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया तो होने ही पड़ेंगे। वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर यानी फ्लैट होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो देखो, इतना तो हम सभी जानते हैं, चाहे भले ही हम स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री क्यों ना पढ़े, भले हम 11th में हो या 12th में हो, कि कोई भी कंपाउंड अगर हमारे सामने दे दिया जाए तो हम उसे बता सकते हैं वो साइक्लिक है या नहीं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल लिख दूँ, ये कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसा लिख दूँ, तो डेफिनेटली आप लोग खुद बता देंगे कि ये एक साइक्लिक नहीं है। सीधी सी बात है, ये एक एलिफेटिक है, एक एलिफेटिक कंपाउंड है, चेन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो ये तो आप सभी बता सकते हैं कोई कंपाउंड है कि। जैसे कि अगर ऐसा मैं आपको लिख के बताऊँ तो ये आप सभी को बताइए क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो आप सभी बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो भले ही हम कितने ही बेसिक से क्यों ना पढ़ रहे हो, हम भले ही 11 या 12 से पढ़ें, तो इतना तो हम सभी को ही पता है कि साइक्लिक कौन से हैं और नॉन साइक्लिक कौन से हैं। तो ये हम सभी बता सकते हैं कि साइक्लिक कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड आता है वो है प्लेनर, प्लेनारिटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, प्लेनर यानी कि फ्लैट। तो मॉलिक्यूल की प्लेनारिटी हम कैसे देखेंगे, कोई मॉलिक्यूल अगर प्लेन है या फ्लैट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लेन है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर कार्बन एटम 4 अपने बॉन्ड बना रहे तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर कार्बन एटम किसी भी कंपाउंड में अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और डेफिनेटली अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगी, 3 डायमेंशनल, वो 3D में होगा मॉलिक्यूल। आप सभी को पता है कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड बने तो 3D में होगा। जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल है, उसका स्पेस में जो चारों हाइड्रोजन स्पेस में, तो मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल है। तो हम सभी को पता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम सभी को पता है कि वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। उसकी जो स्पेस में अरेंजमेंट हो वो कैसी, 3D है, ठीक है। तो जब भी 3D रहेगा तो वो प्लेनर नहीं रहेगा, ये हम सभी को पता है कि जो भी मॉलिक्यूल 3D में होंगे उनकी प्लेनरिटी नहीं होगी। प्लेनर का मतलब ही क्या होगा, फ्लैट, जो मॉलिक्यूल फ्लैट होगा, ठीक है। उसकी जो 3D में अरेंजमेंट होगी, उसकी जो स्पेस में अरेंजमेंट होगी वो 3D नहीं होगी, वो 2D में अरेंज होगा। जैसे कि अगर कार्बन अगर यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। अगर कोई भी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। वो sp2 हाइब्रिडाइज की मैंने आपको ज्योमेट्री क्या बताई थी, वो था कुछ ट्राइगोनल प्लेनर। जो sp2 हाइब्रिडाइज हमारे कार्बन होते हैं क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। तो डेफिनेटली जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। इसका मतलब क्या, जब भी एरोमेटिक में हम प्लेनरिटी का जिक्र करेंगे, प्लेनरिटी या फ्लैट मॉलिक्यूल देखेंगे, तो जो हमारे कार्बन आइटम होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज आइटम क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। और अगर हम sp की बात करें, sp की अगर हम बात करें तो जो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो sp में भी अगर देखा जाए तो क्या आते हैं, 2 फ्री p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रेजोनेंस वगैरह होगा, लेकिन हमें देखना क्या है, sp2 से जो प्लेनर होंगे, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज जब कार्बन आइटम होंगे, हमें उन्हीं को ही देखना है। जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, हम उसे क्या बोलेंगे, वो प्लेनर है, फ्लैट है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और हमें एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड क्या चाहिए, प्लेनरिटी चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी प्लेनरिटी की। अब तीसरा हम देखते हैं कंजुगेशन का। जैसे कि कंजुगेशन, तो अगर मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेंजीन का एग्जांपल ले लूँ मैं, तो आप सभी को पता है बेंजीन में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पूरी बेंजीन रिंग में रेजोनेट करते हैं, ठीक है। तो कंजुगेशन का मतलब ही क्या है, जो हमारे पास जो रिंग में जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंजुगेट होने चाहिए। मतलब जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसमें जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंजुगेट होना चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिंग में घूमने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ बेंजीन की तरह, मैंने आपको बताया था जैसे उस दिन कुछ इस तरीके सा। तो ये देखो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। देखो ये भी, इसमें भी 6 कार्बन एटम है, देखो। और इसमें भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 पाई बॉन्ड है। इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है। लेकिन तो अगर इसका हम कंपैरिजन अगर बेंजीन से करें तो बेंजीन में क्या है, अगर हम सबसे पहले तो इसका यही देखा जाए तो ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करूँगा तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोटेट्राहेक्सीन है,
ठीक है, ये साइक्लोटेट्राहेड्रल है, जबकि एक एलिफेटिक कार्बन है, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जब इसमें पहला कार्बन जो है लास्ट कार्बन से अटैच ही नहीं, इसका मतलब ये साइक्लिक तो है ही नहीं। और रही बात कंजुगेशन की, अगर हम देखा जाए तो इसमें भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कंजुगेशन हो सकता है, लेकिन पूरी रिंग में कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पहला जो कार्बन है वो लास्ट कार्बन से अटैच ही नहीं है, जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, मतलब पूरी रिंग में यहाँ पर कंजुगेशन नहीं होगा। तो कंजुगेशन का मतलब क्या है, पूरी रिंग में कंजुगेशन होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजुगेशन होना चाहिए उसमें। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें हकेल्स रूल। अच्छा, थोड़ा इसमें मुझे लगता है थोड़ा परेशानी आ सकती है कि हकेल्स रूल को हम कैसे देखें कोई भी कंपाउंड में। जैसे कि आप सभी को पता है हकेल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें देखना है किसी भी कंपाउंड में क्या उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले को ही समझेंगे कि आखिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अगर इसमें मैं n की वैल्यू बताऊँ तो n की वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है। मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो आपको इसमें क्या रखनी है, होल नंबर ही रखना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। मतलब 1/2, 3/2 ऐसा आपको नहीं ले सकता, फ्रैक्शन में नहीं लेना है। n की वैल्यू हम फ्रैक्शन में नहीं ले पाएंगे, ठीक है, वो होल नंबर ही होना चाहिए, इट मस्ट बी होल नंबर। जो n की वैल्यू हम रखेंगे होल नंबर ही होगा। तो चलो हम n की वैल्यू यहाँ पर रख के स्टार्ट करके देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन तक हम आ सकते हो, हम देख सकते हैं कि वो एरोमेटिक होगा या नहीं। तो इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या आएगा n की वैल्यू 0 रख के, ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और ये +2 ही बचेंगे हमारे पास। तो अगर हम n की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर n की वैल्यू हमने 0 रखी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो कितने आ रहे हैं, चलो मुझसे यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पर रखो 4 1 + 2 = हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 इंटू 1 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ तो कितने आते हैं, 4 इंटू 2 8 + 2 10, कितने हुए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं 3 रखूँ तो यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 से बढ़ रहे हैं। मतलब पहले 2 थे, फिर 6 हुए, फिर 10 हुए। तो अगर मैं 10 की बात करूँ तो मेरे यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखी तो मेरे यहाँ पर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब तो हो गया एरोमेटिक होने के लिए। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में होंगे तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया कि n की वैल्यू, हकेल रूल में अगर हमें n की वैल्यू लगानी है तो हमें n की वैल्यू 0 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर ही होना चाहिए। तो चलो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने ड्रॉ की, हम उसमें रख के देखते हैं वैल्यू कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्या किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, हम देखते हैं। चलो, तो ये तो बेंजीन है, आप सभी को ही पता है, ठीक है। तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर देखो हमने वैल्यू निकाली हुई है 6 की, कितनी है, n=2। जब हम सॉरी 6 की है 1, जब हम n=1 वैल्यू रखेंगे तो कितने आएंगे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। हम सभी जानते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, ये क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन। ये क्या है, साइक्लोब्यूटा, दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है। तो इसमें 1 2 3 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहीं आए थे क्या, देखते हैं। अच्छा, 0 रखी तो हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ठीक है। जब हम नहीं सॉरी हाँ, जब हमने n की वैल्यू, जब हमने 0 रखी थी तब कितने आए थे हमारे, हाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ठीक है। जब हमने n की वैल्यू 0 रखी थी तो हमारे कितने आए थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ठीक है। जब 1 रखी तो 6 आए और 3 में 10 आए। सॉरी 1 में हमारे कितने आए थे, 1 में हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए थे 6, 2 में कितने आए थे 10, 3 में 14 और 4 में 18। तो यहाँ पर कहीं भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी जो हमने एरोमेटिसिटी होने के लिए जो हमने n की वैल्यू निकाली थी 4n+2 की, जो हमने हकेल रूल के लिए निकाला था, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक एंटी एरोमेटिक होगा, दिस इज एंटी एरोमेटिक।
एंटी एरोमेटिक क्या होता है उसे भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो हम यही देख लेते हैं कि एरोमेटिसिटी होने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके बाद हम ये मॉलिक्यूल देखते हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, दिस इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी जो हमने सॉल्व किए थी फॉर एन की वैल्यू उसमें कहीं भी नहीं है। देखो 2 हैं, 6 हैं, 10 है, 14 है, 18 है, 8 भी नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, या तो ये एंटी एरोमेटिक है या तो ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आप सभी लीन है, दिस इज नैप्थेलिन, और ये भी एरोमेटिक होता है। तो चलो एरोमेटिक अगर होता है तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए, इतने हमने एन की वैल्यू निकाली थी। चलो हम देखते काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे एन की वैल्यू में? यस। कि कौन सी वैल्यू में निकाली थी हमने? एन इजल टू 2, एन इजल टू 2 में कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये एरोमेटिक है। और दरअसल में जो नैप्थेलिन्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना, ये एरोमेटिक है। और इसकी एन की वैल्यू क्या आ रही थी, हमने 2 निकाली थी, तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे हमारे, और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक है। उसके बाद हम देखते हैं ये मॉलिक्यूल। अच्छा, ये साइक्लोपेंटाडाइइनिल अनायन है, ये साइक्लोपेंटाडाइइनिल अनायन, साइक्लोपेंटाडाइइनिल अनायन है ये। अब इसमें देखो दोस्तों, समझने वाली बात है, इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, लेकिन ये जो लोन पेयर है ना दोस्तों, ये भी उसमें काउंट होगी। भले ही आप सोच रहे होगे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन सोचो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे, ये खाली जो पी ऑर्बिटल है कार्बन की उसमें ये रेजोनेट करेंगी। तो अगर उसमें ये रेजोनेट करेगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको आप बताना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। मतलब देखो इस मॉलिक्यूल में अगर चारों कंडीशन की बात करूँ तो चारों कंडीशन में क्या क्या देखा था हमने, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन और हक्केल रूल। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, क्योंकि हर एक जो कार्बन एटम है यहाँ पर वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और कंजुगेशन भी इसमें हो रहा है, ये देखो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर आएंगे, ये पाई यहाँ पर जाएंगे, ये मतलब पूरी रिंग में कंजुगेशन है, ठीक है। उसके बाद रही बात हक्केल रूल की, तो इसमें आप देखो गौर करने वाली बात है, 1 2 3 4 और 2 ये 6, तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 6 के लिए हमने क्या वैल्यू निकाली थी, n इजक्वल टू 1। जितने हैं बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंजुगेशन में होंगे, ठीक है। इसकी वजह से ये एरोमेटिक होगा। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड को देखने के लिए अगर हमें हक्केल रूल का वैल्यू निकालनी है तो हमें एन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और हमने वो एन की वैल्यू रखी भी और कुछ कंपाउंड भी देखे। अब अगर हम एक समरी देखें हमने क्या क्या देखा आज, तो जैसे कि अगर मैं एक निकालना चाहूँ तो हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक था, किसी में 6 थे, किसी में 10, किसी में 14 या 18, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन जिसमें भी थे वो एरोमेटिक थे सभी के सभी। ये मैंने क्या लिखा है, एरोमेटिक होने के लिए लिखा है। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक है, किसी में 6 हैं तो एरोमेटिक है, 10 हैं तो एरोमेटिक है, 14 है तो, और एटसेट्रा यहाँ आगे आपका चलता जाएगा। इसमें आप अगर 4 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इसमें प्लस करोगे 4 तो भी आपको एरोमेटिसिटी मिल जाएगी। आपको कंपाउंड का मतलब हक्केल रूल के लिए आपको एरोमेटिसिटी मिल जाएगी। आप हक्केल रूल ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको एन की वैल्यू 0 से लेके कोई भी एक होल नंबर हो सकता है, और ये इसमें +4 हो रहा है। ये भी आपको एक ट्रिक मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी 2 में अगर +4 करेंगे तो 6 आएगा, 6 में +4 करेंगे 10, 10 में 14, 14 में 4 करेंगे तो 18, ठीक है। उसी तरह का इसका बीच का देखूँ मैं तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, 12 और 16। तो ये क्या है दोस्तों, ये एंटी एरोमेटिक होंगे या तो नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। अगर किसी में 4 है, 8 है, 12 है या 16 है, दिस इज़ आइदर बी
एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2, 6, 10, 14 और आगे भी जितने बढ़ते जाएंगे 4 वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। अब ये तो रही पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात, ये मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखे, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, ये आप सभी को पता है, मुझे ही पता है कि एक जो पाई बॉन्ड होता है उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं। पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दरअसल दोनों कोवैलेंट ही बॉन्ड होते हैं, तो उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक है, ठीक है। तो मतलब उसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पर कितना, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर किसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। सीधी सी बात है ना, अगर तीन पाई बॉन्ड होंगे तभी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 पाई बॉन्ड में कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो 3 पाई बॉन्ड में कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब अगर किसी भी रिंग में, किसी भी सिस्टम में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। जैसा कि यहाँ पर आप देखो बेंजीन में, अगर बेंजीन का हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ पर कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने यहाँ पर पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है ना। तीनों पाई बॉन्ड्स के अगर हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। उसी तरह अगर किसी सिस्टम में अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वो एरोमेटिक है। तो 10 अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने उसमें 5 पाई बॉन्ड है। उसी तरह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने एक बात ध्यान दी होगी, तो जो भी एरोमेटिक होने के लिए हमें पाई बॉन्ड्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, अगर पाई बॉन्ड की मैं बात करूँ तो कितना आ रहा है, ऑड में आ रहा है। मतलब अगर किसी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 पाई बॉन्ड है, किसी में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 पाई बॉन्ड है, किसी में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 पाई बॉन्ड है, और किसी में अगर 7 पाई बॉन्ड्स हैं तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में अगर 9 पाई बॉन्ड है तो उसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो किसी भी सिस्टम में अगर ऑड पाई बॉन्ड्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि एरोमेटिक होने के लिए किसी भी सिस्टम में, मैं अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी सिस्टम या किसी भी मॉलिक्यूल में, और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑड पाई बॉन्ड्स हैं, इट मीन्स वो क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। ये आपको देखना है किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी सिस्टम में अगर आपको क्या मिल रहा है, अगर ऑड पाई बॉन्ड्स मिल रहे हैं तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एंटी एरोमेटिक था, देखिए यहाँ पे जो एंटी और नॉन एरोमेटिक देखे उसमें क्या, अगर 4 है तो ये क्या आएगा, ऑड आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 12 होंगे तो 6 आएगा, उसी तरह अगर 16 होंगे तो 8 आएंगे। तो इवन जब भी आएंगे तब आपको समझना है कि वो तो या तो एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो अगर हकेल्स रूल के लिए हमें निकालना है, याद रखना है हकेल्स रूल्स 4n+2, तो हमें एक ये भी याद रखना है कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर ऑड पाई बॉन्ड्स हैं तो वो एरोमेटिक है, ठीक है। तो आज दोस्तों हमने यहीं तक सीखा, आज हमने चारों टर्म्स देखी कि एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कुछ मॉलिक्यूल्स देखे, उनकी एन की वैल्यू निकाली, ठीक है। और हमें पता है अब कि अगर किसी भी सिस्टम में, किसी मॉलिक्यूल में अगर ऑड पाई बॉन्ड्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।